सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तम नगर इलाके में कांग्रेस ने मुकेश शर्मा की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस बढ़े रेल किराए और पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आसमान छूते सब्जियों के दामों को लेकर भी विरोध जताया। गले में सब्जियों की माला पहने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। पहले रेल किराया और फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ महंगी सब्जियों को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की अर्थी निकालकर उसे जूतों से पीटा और बीजेपी को महंगाई के लिए जिम्मेदार बता दिया। महंगाई के विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। हाथों में बीजेपी विरोधी पोस्टर लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इंदौर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बैलगाड़ी में कार और ठेले पर बाइक स्कूटर लादकर ले गए। बेंगलौर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने मोदी का मुखौटा और प्याज की माला पहनकर पीएम का सिलेंडर पर बैठकर पोस्टर लेकर विरोध जताया। पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ी कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन किया। लखनऊ से लेकर इलाहाबाद और कानपुर तक कांग्रेस ने मोदी सरकार के पुतले फूंके। पीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार लगातार मंथन कर रही है। आज भी महंगाई रोकने के लिए कैबिनेट की आर्थिक कमेटी की अहम बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आलू प्याज का स्टॉक अब तय सीमा में ही रह सकेगा। राज्यों में ये सीमा कितनी होगी, ये तय करने का हक राज्यों का है। अब आलू प्याज के व्यापारी अपने पास तय सीमा में ही स्टॉक रख सकेंगे। सरकार ने आलू प्याज को एपीएमसी एक्ट के दायरे से भी बाहर करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद किसान अब मंडी से बंधा नहीं होगा, वो आलू प्याज कहीं भी बेच सकता है। साथ ही सरकार ने राज्यों से कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए भी कहा है। आलू प्याज को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट यानी कि एपीएमसी एक्ट से बाहर किए जाने पर नासिक मंडी के व्यापारियों ने ऐतराज जताया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 7 जुलाई को बाजार बंद रखने का आह्वान किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने महंगाई के लिए पूर्व की यूपीए सरकार को निशाने पर लिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये 1 महीने की परेशानी कांग्रेस के 10 सालों के कुशासन के कारण है। उधर पहली बार केंद्र की मोदी सरकार ने महंगाई के लिए पूर्व की यूपीए सरकार को निशाने पर लिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये 1 महीने की परेशानी कांग्रेस के 10 सालों के कुशासन के कारण है। उधर पहली बार मोदी सरकार ने आखिरकार माना है कि महंगाई काफी बढ़ी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भले ही महंगाई दर में कमी आई हो, लेकिन महंगाई बर्दाश्त से बाहर हो गई है। A rate of inflation which in comparison to the last 2 years has somewhat come down, but still is beyond the acceptable limits. कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार में महंगाई के नाम पर मोदी जी केंद्र पर खूब हमला करते थे, लेकिन अब उन्हें पता लग रहा है कि सत्ता में रहते क्या क्या दिक्कतें आती हैं। नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में बैठकर बयानबाजी करने में आसानी थी। दिल्ली में कुर्सी पर बैठकर वास्तविकताएं अब उनके समझ में आ रही हैं। मुंबई वालों को महंगाई का एक और झटका लगा है। मुंबई के दफ्तरों में टिफिन पहुंचाने का काम करने वाले डिब्बा वालों ने सर्विस चार्ज बढ़ा दिया है। प्रति महीने खाने के डिब्बे की डिलीवरी में 100 रुपए का इजाफा किया गया है। डिब्बा वालों के सर्विस चार्ज बढ़ाए जाने का असर मुंबई के 2 लाख लोगों पर पड़ेगा। घर से दफ्तर तक डिब्बा पहुंचाने का जो चार्ज पहले 500 रुपए महीना लगता था, वो अब बढ़कर 600 रुपए कर दिया गया है। एम्स प्रशासन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदलाव के लिए दबाव के आरोपों को खारिज किया है। एम्स ने कहा कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता के बयान बेबुनियाद हैं और रिपोर्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। प्रशासन इस स्टेटमेंट का खंडन करता है और इसे निराधार बताता है। एम्स प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का दबाव डॉक्टर सुधीर गुप्ता या उनकी टीम पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अमेंड, बदलने या उसमें कोई चेंज लाने के लिए कभी भी नहीं रहा है। एम्स प्रशासन ने यह भी कहा कि सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर बाहर से भी कोई दबाव नहीं डाला गया था। एम्स प्रशासन ने डॉक्टर गुप्ता पर कार्रवाई के भी संकेत दिए। अब उनको आगे लाना पड़ेगा एविडेंस कि किसने डाला, कैसे डाला। हमारी तरफ से कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि कभी भी
उनके ऊपर किसी ने भी दबाव डाला या कि उन्होंने उसका क्या रिएक्ट किया। वहीं दूसरी ओर सुनंदा पुष्कर मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इस बाबत एम्स के डायरेक्टर से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। मैंने एम्स के डायरेक्टर से इस संदर्भ में डिटेल्ड जानकारी लेने के लिए उन्हें लिखकर भेजा है। दरअसल एम्स के फॉरेंसिक विभाग के मुखिया डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने दावा किया था कि उन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव था और ऐसा नहीं करने पर उन्हें परेशान किया गया। डॉक्टर गुप्ता ने इस बाबत स्वास्थ्य मंत्रालय और सीवीसी से भी शिकायत की है। 17 जनवरी को दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में सुनंदा पुष्कर का शव मिला था। उस वक्त शशि थरूर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से रिश्ते को लेकर सुनंदा तनाव में भी थी। मौत से पहले थरूर और सुनंदा में झगड़े की बात भी सामने आई थी। सुनंदा के पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने फेसबुक पर लिखा है कि मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि पूरी जांच हो और उसे तेजी से और निष्पक्षता से पूरा किया जाए। सुनंदा केस में डॉक्टर सुधीर गुप्ता के खुलासे की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो डॉक्टर गुप्ता से भी पूछताछ होगी। एसआईटी इसकी इन्वेस्टिगेशन को देख रही है। इसमें उनसे बात करना जरूरी होगा, बात की जाएगी। अगर उनके एफिडेविट को रिकॉर्ड में लाना जरूरी होगा, एफिडेविट को रिकॉर्ड पे लाया जाएगा। सुनंदा पुष्कर के रिश्तेदारों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सुनंदा के मौसेरे भाई अशोक कुमार ने कहा कि वो पहले से ही कह रहे थे कि ये मौत नहीं मर्डर है। मैंने तो पहले से ही बोला था कि ये वो नहीं है, इसके मर्डर हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसके इन्वेस्टिगेशन हो। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि सुनंदा पुष्कर की प्रोफेशनल तरीके से हत्या की गई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उसमें ऐसी बातें हैं जो निकले हैं, उससे तो लगता है कि निश्चित तौर पर हत्या हुई। और इसके लिए मैंने फैसला किया कि जुलाई एंड में, अगस्त में कोई तिथि में मैं एक याचिका पेश करूंगा। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले को लेकर बवाल जारी है। कांग्रेस ने आज विधानसभा परिसर में घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम घोटाले में लग रहे आरोपों पर कहा है कि अगर आरोप साबित हो गए तो वो संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ उनकी छवि खराब करना चाहती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के महासचिव और संभावित अध्यक्ष अमित शाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमित शाह की सुरक्षा बढ़ाकर जेड कैटेगरी की कर दी गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने बजट सत्र के बाद कुछ नेताओं को मिलने वाली वीवीआईपी सुरक्षा कम करने का फैसला किया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में 37 Z+ और 50 से ज्यादा Z सिक्योरिटी वाले नेताओं की सुरक्षा की समीक्षा की गई है। वीवीआईपी सिक्योरिटी की समीक्षा के बाद सरकार ने 10 से ज्यादा नेताओं की सुरक्षा में कटौती का फैसला किया है। हालांकि बजट सत्र के बाद ही इसे लागू करने का फैसला किया गया ताकि संसद में हंगामा न हो। महिलाओं का रेप करवाने की धमकी देने वाले टीएमसी सांसद तपस पाल को पार्टी ने माफ कर दिया है। पार्टी ने तपस का माफीनामा स्वीकार करते हुए कहा कि वो उनके माफीनामे से संतुष्ट हैं। अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। पाल ने अपने बयान पर बिना शर्त चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक के लोकसभा चुनाव जीतने से खाली हुई डोईवाला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पूर्व मंत्री हीरक सिंह बिष्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया। आम आदमी पार्टी के सभी विधायक केजरीवाल की अगुवाई में कल शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल राष्ट्रपति से दिल्ली विधानसभा भंग करके चुनाव कराने की गुजारिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर अपनी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा है कि एक तरफ बीजेपी दिल्ली में जल्द चुनाव की बात करती है और दूसरी तरफ विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश करती है, जो निंदनीय है। इससे पहले दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक वंदना झा ने विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया। वंदना झा ने बीजेपी के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है। आप विधायक वंदना झा के मुताबिक बीजेपी की ओर से आए 2 लोगों ने उनसे कहा कि आप बीजेपी की सरकार बनवाइए, आपको मंत्री पद मिलेगा, साथ ही आपकी पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कराई जाएगी। वंदना झा के कार्यालय में लगी सीसीटीवी कैमरे में बीजेपी की ओर से आए दोनों लोगों की बातचीत की तस्वीरें कैद हुई हैं। आप विधायक ने पुलिस को सबूत के तौर पर मुलाकात की सीसीटीवी फुटेज सौंप दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सरकारी नौकरियों में धांधली के मामले को लेकर हरियाणा के पंचकुला में आज जमकर बवाल हुआ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी को भंग करने की मांग कर रहे जन चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी, जिसके विरोध में पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने गिरफ्तारी दी। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में फैले भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा एसएससी को भंग करने की मांग कर रहे थे। अपनी इस मांग को लेकर वो पंचकुला स्थित एसएससी के दफ्तर पर धरना दे रहे थे। इसी दौरान उनके समर्थकों के साथ पुलिस ने मारपीट की, जिसके विरोध में उन्होंने गिरफ्तारी दी। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। आपको बता दें, इसके पहले जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा के समर्थकों के साथ पुलिस ने मारपीट की और उन पर लाठियां भांजी। सरकारी नौकरियों में हो रही धांधली को लेकर विनोद शर्मा एसएससी के चेयरमैन से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया। इसी के बाद हंगामा खड़ा हो गया। इससे पहले हरियाणा में सरकारी नौकरियों में धांधली का विरोध करते हुए जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ मार्च निकाला। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर का घेराव किया और कमीशन को भंग करने की मांग की। विनोद शर्मा के साथ बड़ी संख्या में जनचेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसएससी दफ्तर के बाहर धरना दिया। विनोद शर्मा ने एसएससी कमीशन की तुलना साइमन कमीशन से की और चेतावनी दी कि जब तक कमीशन भंग नहीं किया जाता उनका विरोध जारी रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा पंचकुला में पार्टी के युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल हुए। सम्मेलन में विनोद शर्मा ने कहा कि इसका मकसद इंटरव्यू सिस्टम को खत्म करके युवा वर्ग को उनके हक के लिए जगाना है। चेतावनी के लहजे में विनोद शर्मा ने कहा कि अगर मांगने पर भी युवाओं को उनका हक नहीं मिलता है तो जनचेतना पार्टी नया आंदोलन छेड़ देगी। विनोद शर्मा ने युवाओं का आह्वान करते हुए नया नारा दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। हर जगह पर मुजाहरा करना पड़ेगा, हर जगह पर ये आवाज उठानी पड़ेगी कि सिलेक्शन कमीशन को बंद किया जाए। ये सिलेक्शन कमीशन साइमन कमीशन से कम नहीं है। राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए विनोद शर्मा ने कहा कि नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया में पक्षपात होता है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में हरियाणा सरकार के फैसलों की एक अदना अधिकारी भी परवाह नहीं करता और भाई भतीजावाद का बोलबाला हो चुका है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं और चेयरमैन हैं, वो किसी भी तरह पारदर्शिता से काम नहीं कर रहे हैं। विनोद शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी युवाओं से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी और उनके हक के लिए संघर्ष करेगी। पंचकुला में हुए जनचेतना पार्टी के इस युवा सम्मेलन में हजारों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और पार्टी को अपना समर्थन दिया। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध उस हद तक करेंगे जब तक इस कमीशन को भंग नहीं किया जाता। अखिलेश सरकार ने यूपी में बिजली सप्लाई का नया फॉर्मूला तय किया है। लखनऊ, वाराणसी, नोएडा में 24 घंटे बिजली मिलेगी, तो वहीं आजमगढ़, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी और रामपुर में बिजली कटौती की जाएगी। यूपी सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि ग्रामीण इलाकों में अब रोजाना 10 घंटे होगी बिजली सप्लाई। जिला मुख्यालयों में 15 घंटे और मंडल मुख्यालयों में 20 घंटे बिजली सप्लाई के आदेश दिए गए हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा के खिलाफ एक और विवादित टिप्पणी की है। शंकराचार्य ने साईं को अयोग्य करार देते हुए कहा कि उनकी पूजा करने से उल्टा फल मिलेगा। उन्होंने दोहराया कि पूजा के लायक साईं में कोई योग्यता नहीं थी। शिरडी में साईं भक्तों ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को मराठी और हिंदी भाषा में साईं चरित्र पुस्तक भेजी है। उनका कहना है कि शंकराचार्य के भक्त नकली और अनुवादित साईं चरित्र पढ़कर साईं बाबा के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। साईं पर दिए शंकराचार्य के विवादित बयान को लेकर गाजियाबाद में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों संत और कई महामंडलेश्वर पहुंचे। समझौता एक्सप्रेस में हुए धमाके के आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर न्याय की मांग की है। पुरोहित ने लिखा है कि वो 5 साल से जेल में बंद हैं, इसीलिए केस की सुनवाई में तेजी लाई जाए। श्रीकांत पुरोहित की पत्नी ने इंडिया न्यूज से बातचीत में बताया कि उनके पति को शुरुआती दौर में टॉर्चर किया गया, साथ ही उनके केस सही तरीके से सुना भी नहीं गया। 2007 में दिल्ली से अटारी के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में हरियाणा के सोनीपत के बीच धमाका हुआ है, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसके आरोप में कर्नल पुरोहित को 2008 में गिरफ्तार किया गया था। प्रीति जिंटा विवाद मामले में आरोपी नसवाडिया से मुंबई पुलिस पूछताछ की तैयारी में है। सूत्रों से खबर है कि अगले 48 घंटे के अंदर पूछताछ की जा सकती है। प्रीति पहले ही 2 बार अपना बयान दर्ज करवा चुकी है।
वहीं प्रीति जिंटा से विवाद मामले में नेस वाडिया ने अपने समर्थन में मुंबई पुलिस को 9 गवाहों की एक लिस्ट सौंप दी है। वाडिया ने पुलिस से गुजारिश की है कि इन गवाहों का बयान दर्ज किया जाए। उधर पूर्व बॉयफ्रेंड और कारोबारी पार्टनर नेस वाडिया पर बदसलूकी की शिकायत करने वाली प्रीति जिंटा ने पहली बार खुलकर सफाई दी है। फेसबुक के जरिए उन्होंने इस केस से जुड़े हर पहलू का जवाब दिया है। प्रीति ने फेसबुक पर लिखा कि मैंने नेस वाडिया पर केस क्यों किया। निजी मामला, नेस से मेरा रिश्ता 2009 में खत्म हो गया था। ब्रेकअप के बाद भी जिंदगी चलती रहती है। ब्रेकअप के 6 साल बाद केस करना निजी मामला नहीं हो सकता। प्रीति ने कहा कि कई सालों से बार बार चेतावनी देने के बाद मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। शारीरिक हिंसा या बदसलूकी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। प्रीति ने कहा कि वानखेड़े स्टेडियम में 50 सीट और 35 सीटों का वीआईपी एयर कंडीशन बॉक्स होता है, फिर भी 6 सीटों पर मेरे दोस्तों का बैठना मुद्दा बन गया। मैंने कोटे की सीट खिलाड़ियों के परिवार को दी है, इसीलिए सीटों पर कब्जा करने का आरोप बेबुनियाद है। प्रीति ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड और कारोबारी पार्टनर नेस वाडिया की मां को अपमानित करने के आरोप को भी खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन अपने संस्कार नहीं। पैसे को लेकर विवाद की बात को भी प्रीति ने खारिज किया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि नीलामी के दौरान मैंने नेस वाडिया को भी 5 करोड़ रुपए दिए। इसका सबूत बीसीसीआई के पास है। हालांकि नेस ने 2 महीने में वो पैसे बिना प्रीमियम के वापस ले दिए। प्रीति जिंटा ने आगे ये भी कहा कि मैंने हमेशा अपने हिसाब से लोगों की मदद करने की कोशिश की है। अगर मुझे पैसों का लालच होता तो मैं शानदार अमरोही की करोड़ों की वसीयत क्यों ठुकराती। सुपरफास्ट 100 मॉनसून की पहली बारिश में ही मुंबई बेहाल हो गई। आज सुबह करीब 1 घंटे बारिश क्या हुई, मायानगरी में मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया। सुबह सुबह हुई बारिश के चलते दफ्तर जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश का स्कूली बच्चों ने लुत्फ भी उठाया। जलजमाव के चलते मुंबई के कई इलाकों में सड़क पर ही गाड़ियां फंस गईं। महानायक अमिताभ बच्चन के घर जलसा के सामने वाली सड़क पर भी भारी जमाव देखा गया। भारी बारिश के चलते सबसे ज्यादा परेशानी अंधेरी, हिंदमाता, परेल, चकाला जैसे इलाकों में देखने को मिली। मुंबई में बारिश के बाद सड़क पर जमे पानी को खाली करने के लिए बीएमसी के स्टाफों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया। इसका असर लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा। बारिश के चलते मुंबई में ट्रैफिक भी काफी प्रभावित हुआ। सड़कों पर घुटने तक पानी भरने से गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। राजधानी दिल्ली में हुई झमाझम बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश के साथ धूल भरी आंधी भी चली। सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और उत्तम नगर इलाके में झमाझम बारिश हुई। दिल्ली में बारिश के बाद मिट्टी धंसने से एक घर जमींदोज हो गया। आनंद पर्वत इलाके में बारिश के दौरान अवैध मकान गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस और एमसीडी अवैध झुग्गियों को पैसे लेकर रातों रात पक्का बनाने की छूट देते हैं। चेन्नई में इमारत हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 43 हो गई है। यूपी के हाथरस में सब्जियों से भरा एक ट्रक पलट गया। मोटरसाइकिल सवार पर यह ट्रक पलटा जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी में हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के लखीमपुर में मोबिल ऑयल के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। भीषण आग से आसपास अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। लखनऊ में एक बड़ा रेल हादसा ड्राइवर की बहादुरी से टल गया। पंजाब के अमृतसर में रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में भीषण आग लग गई। साउथ दिल्ली के सफदरजंग इलाके में डियर पार्क के भीतर एक युवक की पेड़ पर झूलती लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शिवाशीष के दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे जिससे माना जा रहा है कि उसकी हत्या कर लाश पेड़ पर टांग दी गई। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया की संजय कॉलोनी में एमसीडी ने दूसरे दिन भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का सिलसिला जारी रखा। नोएडा के सेक्टर 150 में प्रस्तावित स्पोर्ट्स सिटी के खिलाफ किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। कानपुर में बिजली के कनेक्शन की चेकिंग करने गए जूनियर इंजीनियर पर मुस्लिम बस्ती के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। बिहार के गया स्टेशन से कुछ दूर जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में डकैतों का कहर देखने को मिला।